हाँ लास्ट टाइम पे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ाई करी थी। लास्ट टाइम पे हम लोग बात जो कर रहे थे एसी में, ठीक, वो हमने सर्किट की बात करी थी। हमने बात करी थी एलसीआर सर्किट की, हमने बात करी थी एलसी सर्किट की, हमने बात करी थी एलआर सर्किट की, हमने बात करी थी इम्पीडेंस की, हमने बात करी थी पावर फैक्टर की, हम लोगों ने बात करी थी फेज एंगल की, ठीक है, इन सब की बात करी थी। इन सब में मैंने तुमसे बोला था एक चीज बस कॉमन याद रखो, वो जो कॉमन चीज है वो ये है तुम्हारा इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस का जो फार्मूला होता था, जो इम्पीडेंस का फार्मूला है Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का। मैंने तुमसे ये भी कहा था अगर एक्सएल एक्सी के क्या होगा बराबर। अब जरा सोचो, मैंने कहा था जहां पर भी तुम्हारा जो एक्सएल है वो अगर एक्सी के बराबर हो, ऐसी कंडीशन को हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं? ऐसी कंडीशन कौन सी कंडीशन थी जहां एक्सएल बराबर एक्सी हो, उस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते थे? और रेजोनेंस कंडीशन में मैंने, अच्छा एक्सएल तुम्हें पता है एक्सएल क्या है? एक्सएल क्या है? रेजिस्टेंस है किसका? इंडक्टर का। और एक्सएल किसके बराबर होता है? ओमेगा। एक्सी किसके बराबर होता है? 1/ओमेगा। इससे मैंने जो फ्रीक्वेंसी निकाली थी, उस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, ठीक है, 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। जब मैं इंपीडेंस की बात कर रहा था, ये जो इंपीडेंस का फार्मूला था वो आरएलसी सर्किट का था, और वो भी तीनों कैसे जुड़े हुए थे? सीरीज में थे। और मैंने कहा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हारे सिलेबस से जा चुका है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं। तो एलसीआर अगर सीरीज में है तो उसके इंपीडेंस का ये फार्मूला होगा। कोई बच्चा बताएगा सर एलसीआर अगर सीरीज में है तो जो पोटेंशियल का फार्मूला था वो क्या था? पोटेंशियल का फार्मूला अंडर रूट बी आर स्क्वायर बी एल माइनस बी सी का। अच्छा, फेस एंगल को हम किससे नोट करते हैं? अगर एलसीआर का फेज एंगल लिया जाए तो फेज एंगल क्या था? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। सर ये मेरा फेज एंगल होता था, वो भी किसके लिए? एलसीआर सर्किट के लिए। और सिर्फ जहां पर मेरा एल हो और जहां पर क्या हो? आर हो, तो एलआर सर्किट के लिए जो tan फाई होती थी वो एक्सएल अपॉन आर थी। ऐसे ही मैंने इंपीडेंस भी बोला था, एलआर सर्किट के लिए अलग होगा और सीआर सर्किट के लिए अलग होगा, एलसी सर्किट के लिए अलग होगा। सबके लिए जो इंपीडेंस की वैल्यू थी वो सबके लिए इंपीडेंस की वैल्यू क्या आती है? अलग अलग थी, सबके लिए इंपीडेंस की वैल्यू अलग अलग थी। और इंपीडेंस मैंने कहा था एक प्रकार का क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। इंपीडेंस जो है वो एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद में मैंने पावर का फार्मूला लिखवाया था। सर पी एवरेज का जो फार्मूला था वो था ERMS, चाहे तुम BRMS बोल सकते हो, इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। जहां पर कॉस फाई जो होता था वो कॉस फाई तुम्हारा था, वो था पावर फैक्टर। और कॉस फाई की वैल्यू क्या थी? R अपॉन जेड। जहां पर जेड क्या होता था? तुम्हारा इंपीडेंस होता था। जहां जेड तुम्हारा इंपीडेंस है वो होता था, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था, एक मैंने बात करी थी वाटलेस करंट की।
बिल्कुल लास्ट में बार्टलेस करंट। और बार्टलेस मैंने कहा था बेटा, बार्टलेस का मतलब होता है जिसकी अंदर, बार्ट का मतलब क्या होता है पावर, लेस का मतलब लेस, वो चीज जिसके अंदर पावर ना हो उस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, बार्टलेस करंट। ठीक है, तो जहां पावर ना होती है वहां पर हम क्या बोल देते हैं उसे, बार्टलेस करंट, वहां उसे बार्टलेस करंट बोलते हैं। ठीक है, ये सब बात देखो। इंपीडेंस की कल कुछ देर मैंने बात करी थी, इंपीडेंस बराबर क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब बात करी थी। ये मेरा फेज एंगल है, tan फाई की वैल्यू, फेज एंगल का वैल्यू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होता है। ये मैंने रेजोनेंस में मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, और इसके ऊपर नीट ने क्वेश्चन पूछा भी था। रेजोनेंस के अंदर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। ठीक है, अच्छा, क्वालिटी फैक्टर की बात हुई थी। क्वालिटी फैक्टर होता है वोल्टेज अक्रॉस एल या फिर वोल्टेज अक्रॉस सी अपॉन वोल्टेज अक्रॉस आर। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये चीजें हो जाती है। देखो पावर का फार्मूला था ये, और मैंने पावर का फार्मूला ये निकलवा दिया था। ठीक है, पावर पी एवरेज का फार्मूला बीआरएमएस आईआरएमएस इनटू कॉस फाई। बार्टलेस का मतलब क्या है, बार्टलेस का मतलब है जहां पर कॉस फाई की वैल्यू 0 हो जाए, और cos फाई की वैल्यू 0 क्या होगी, cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है। लेकिन अगर मैं कहूं फाई की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो वहां पर मेरा बार्टलेस करंट होता है। अब देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। पहली चीज, अगर मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ आर हो, मेरे पास सिर्फ आर का मतलब है आर मेरे पास क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस है। अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के साथ में मैंने लगा दिया एसी, उस रेजिस्टेंस के साथ क्या लगा दिया, अगर मैंने किसी रेजिस्टेंस के साथ में, अगर किसी रेजिस्टेंस के साथ में मैंने एसी सर्किट लगा दिया, अब एसी सर्किट किसी रेजिस्टेंस के साथ में मैंने लगा दिया, तो देखो एसी सर्किट लगाने से जो इसका फेज एंगल है वो कितना हो जाता है, फेज एंगल क्या वो एंगल होता है, फेज डिफरेंस वो 0। और हम लोग जानते हैं पावर फैक्टर में हमारा क्या आता है, cos फाई। अगर फाई की वैल्यू ही 0 है तो यहां पर cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, उस कंडीशन में मेरी जो पी एवरेज की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होती है, पी एवरेज की वैल्यू बीआरएमएस या फिर आईआरएमएस। सर बीआरएमएस को अगर मैं लिखना चाहूं तो B0/√2, आईआरएमएस को लिखना चाहूं तो I0/, या फिर B0I0/2, B0I0/2। अगर मैं सिर्फ इंडक्टर लूंगा, सिर्फ इंडक्टर क्या होता है सर, ये मेरा इंडक्टर है, कोई भी स्प्रिंग नुमा संरचना हो गई, वो मेरी क्या कहलाएगी, इंडक्टर कहलाएगी। अगर सिर्फ इंडक्टर है, सिर्फ इंडक्टर है तो फाई की वैल्यू क्या होती है, 90, और जैसे ही cos 90 हुआ तुरंत तुम्हारी पावर क्या हो गई, 0। इसी प्रकार से अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो जो पी एवरेज का फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, वहां पर भी क्या हो जाएगा 90, और वो भी क्या हो जाएगा 0। अगर मैंने सिर्फ एल और आर सर्किट लिया, एल और आर में अगर मैं देखूं सर, मेरा जो cos फाई का फार्मूला होता था वो होता था R/Z, तो R ऐसे ही। अब देखो कौन सा सर्किट है, एल और आर, तो इंपीडेंस में R² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू, तो वही चीज है। अगर ऐसा आ गया तो मैंने क्या किया, बीआरएमएस आईआरएमएस R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू L², मैंने ये कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से C और R सर्किट है, तो C और R के लिए देखो R/ ये कर दिया, R/Z, और मेरी पावर का फार्मूला ये आ गया पी एवरेज का। अगर तीनों सर्किट हैं तो तीनों सर्किट के लिए ये मेरा क्या है, पावर फैक्टर का फार्मूला R/√R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ठीक है, उसके साथ में मैंने बताया था बार्टलेस करंट, ऐसा करंट जहां पर जो मेरा फेज एंगल क्या रहे, 0 रहे। अगर मेरे पास में फेज एंगल 0 रहेगा तो उस वहां पर देखो, अगर फेज एंगल 90 रहे, अगर ये 90 रहेगा तो पावर अपने आप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टलेस करंट बोलते हैं। द करंट विच कंज्यूम नो पावर, ऐसा करंट जो कोई भी पावर को कंज्यूम नहीं करता है,
फॉर दिस मेंटेनेंस इन दिस सर्किट इज कॉल्ड बार्टलेस या फिर आइडल करंट। ठीक है, इसे हम लोग बार्टलेस करंट बोलते हैं, बार्टलेस करंट बोलते हैं। ठीक है, उसे बार्टलेस करंट बोलेंगे। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब एक ही करके सबसे पहले पीछे तुम तीनों महान बताओ। ठीक है, तुम तीनों आए थे इससे पहले वाले पेपर में? तीनों ना आए, तुम दो आए थे, ये दोनों नहीं आए थे। चलो एक पीछे तुम हो गए, और तुम दोनों तो आए थे, तुम लोग आए थे ना? आए थे पहली क्लास में? आए थे ना? हाँ बोलो ना, आए थे। ठीक है, अच्छा आए थे। अब मुझे बताओ सर, मेरे पास में जो सर्किट है वो सिर्फ आरएल सर्किट है। सिर्फ क्या है? आरएल सर्किट, सिर्फ आरएल सर्किट है। मेरे पास अगर आरएल सर्किट है और इसे मैंने एसी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एसी जानते हो, एसी और डीसी, एसी से कनेक्ट कर दिया, एसी से कनेक्ट कर दिया, तो सर इसका इंपीडेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? इंपीडेंस का फार्मूला बोलो। रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल वो बेटा तब होता है जब यहाँ एल सी आर होगा। क्या होता? एल सी आर। यहां पर सिर्फ क्या है? आर और एल, तो सिर्फ मैं आर लूंगा और क्या लूंगा? बस छुट्टी। सही है, ये लिया। अब तुम बताओ पीछे, फिर से तुम ही तीनों बताओ सर, अगर मैं फेज एंगल की बात करूं तो इसके लिए मेरा फेज एंगल क्या हो जाएगा? फेज एंगल क्या हो जाएगा फार्मूला फेज एंगल का? एल में जो है सर, मतलब कि इंडक्टर में जो है सर वो वोल्टेज अग्रगामी होता है, मतलब कि π/2 आगे रहता है, प्लस π/2, और आर में सर नो फेज चेंज होता है। हाँ सही है, लेकिन सर डायरेक्ट फार्मूला निकालो। डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं है। अच्छा देखो, जो ये इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखना, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन, बस इतना। ठीक है, अगर सर इसमें सी नहीं है तो इसको खत्म करो, तो सिर्फ क्या बचा? एक्सएल अपॉन, ठीक है, एक्सएल अपॉन आर, मेरा ये बचा। अच्छा अब बताओ सर, मेरे पास सिर्फ एलआर सर्किट है। सिर्फ कैसा सर्किट है? सिर्फ एलआर सर्किट है, तो मुझे पी एवरेज का फार्मूला क्या होगा सर? सिर्फ एलआर सर्किट है, ठीक है, तो एलआर सर्किट हो, कोई सा सर्किट हो, सबसे पहले एक चीज मत भूलना, बीआरएमएस आईआरएमएस, ये हो गया। साथ में आता है बेटा कॉस फाई, लेकिन यहां पर जो ये पावर फैक्टर है, कॉस फाई पावर फैक्टर है, वो अगर एलआर सर्किट है तो सर जी ऊपर होता है आर अपॉन जेड। तो आर तो अपन ऐसे ही रखेगा, लेकिन जेड की जगह अपन रखेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे किसकी वैल्यू आ गई? कॉस फाई। अब मुझे एक बार बताओ, पी एवरेज, मेरे पास में एक ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, बस सिर्फ क्या है, और रेजिस्टेंस के साथ मैंने क्या लगा दिया? एसी, एसी जोड़ दिया। मुझे बताओ पी एवरेज क्या हो जाएगा? सही है, क्या हो जाएगा? अगर मेरे पास में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो जो पी एवरेज का फार्मूला होगा बीआरएमएस इनटू, क्यों सर? क्योंकि वहां पर फाई का मान क्या होता है? और कॉस जीरो की वैल्यू तो यहां पर रख दिया, यहां क्या रख दिया? अब क्वेश्चन तुमसे ऐसे भी पूछेगा, मेरे पास में एक ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ इंडक्टर है, सिर्फ क्या है? इंडक्टर। तो इंडक्टर के लिए पी एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। क्यों? क्योंकि वहां पर फाई की वैल्यू क्या होती है? 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। अगर मेरे पास में ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर है, सिर्फ क्या है? तो कैपेसिटर के लिए भी फाई की वैल्यू क्या होती है? 90,
और उस कंडीशन में भी पी एवरेज क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में भी पी एवरेज क्या हो जाएगा, 0। तो अगर सिर्फ मेरे पास में सी है या मेरे पास में सिर्फ एल है, दोनों की दोनों कंडीशन में फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, और वहां वो फेज डिफरेंस 90, फेज डिफरेंस 90 और पी एवरेज क्या आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, उस कंडीशन में ये हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखो इसके साथ में मैंने तुमसे सर्किट के बारे में बहुत बात बोली, एलसीआर इन सब के बारे में, पी एवरेज हो गया, इंपीडेंस हो गया। अच्छा एक बात और, रेजोनेंस की एक चीज और सुनो सर, तुम बोले सर रेजोनेंस जो होता है वो एक्सएल एक्ससी होता है, तो मैंने कहा जो इंपीडेंस आएगा उस केस में, इंपीडेंस आएगा, सोचो रेजोनेंस में जो इंपीडेंस आएगा वो किसके बराबर होगा, आर के। तुम बोले इंपीडेंस किसके बराबर होगा। अब मुझे बताओ सर, जरा दिमाग लगा के सोच रहा हूं, इंपीडेंस का फार्मूला ये होता है एक्सएल माइनस एक्ससी का, यहां पर आर स्क्वायर में मैं कुछ जोड़ रहा था, कुछ क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था। अगर मैं कुछ ऐड नहीं करूंगा तो क्या जेड की वैल्यू मिनिमम नहीं होगी। जैसे खुद बताओ, जैसे मान लो यहां पर जो भी वैल्यू है मैं यहां पर कुछ जोड़ रहा था तो जेड की वैल्यू बढ़ रही थी। अब मैं यहां जब कुछ नहीं जोड़ रहा हूं तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है जेड की, आर ही तो क्या है। अब बताओ अगर इंपीडेंस मिनिमम है, इंपीडेंस क्या है, मिनिमम, तो इंपीडेंस मिनिमम अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ इंपीडेंस मिनिमम कब आएगा एलसीआर सर्किट में, जब रेजोनेंस कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन होगी, और रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल किसके बराबर होता है, एक्ससी, एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है। अगर तुम्हारा आर की वैल्यू सबसे कम तो करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा, करंट की वैल्यू, तो अगर तुम्हारा इंपीडेंस मिनिमम होगा तो करंट उस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम। अगर तुमसे कहा जाए मुझे बताओ एलसीआर सर्किट में करंट तुम्हें मैक्सिमम कब मिलेगा, जब कैसी कंडीशन होगी, रेजोनेंस कंडीशन होगी, और रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा, इसलिए वहां पर मुझे आई क्या मिलेगा, मैक्सिमम, और इंपीडेंस मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम। उस कंडीशन पे इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है और वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो एलसीआर सर्किट में खाली तुमको ये फार्मूला सारे याद करने हैं और बस छुट्टी, और कुछ है नहीं उसमें। अब देखो क्वेश्चन भी इसके हो गए। अभी ये तुम्हारा चोक कॉइल है। सबसे पहले देखो चोक कॉइल के बारे में सुनो। अभी तुम क्या देखो यहां पर तो लगे हुए हैं नहीं। अभी मान लो मैंने यहां से पंखा स्टार्ट किया, पंखा चल रहा है, अब पंखा चल रहा है। अब जरा सोचो, तुमने देखा होगा तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में एक ऐसे बटन होता है, वो ऐसे 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 करते हो तुम, और पंखा क्या हो जाता है, धीरे, और बढ़ाना होता है तो पंखा बढ़ जाता है। एक मैक्सिमम स्पीड होती है, एक क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड, उससे ज्यादा स्पीड नहीं होती है। कम करना चाहो तो कम हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ पंखा कम क्यों हुआ, 100%। इसमें वोल्टेज कम कर दो, पंखा क्या हो जाएगा, इसमें वोल्टेज बढ़ा दो, पंखा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें एसी करंट को, ठीक है, या एसी वोल्टेज को डिक्रीज करना है, कम करना है, तो हम लोग जिस चीज को यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चोक कॉइल। सिंपल सा बात। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इसमें चेंजमेंट कुछ करना है तो उसको हम लोग चोक कॉइल बोलते हैं। चोक कॉइल बेसिकली एक काम और करता है। जैसे मान लो तुमने देखा होगा कहीं पर भी अगर तुमने एक बल्ब लगा लिया, मान लो, अब जैसे सोच रहा कि सर मेरे पास में एक बल्ब है और यहां पर तुम्हें सबको पता है मेरे घर पर कितना वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट। क्या आ रहा है, मैंने 220 वोल्टेज 20 लगाया, लेकिन ये सिर्फ कितने का है, 100 वोल्ट का। तो जाहिर सी बात है सर, अगर इसके पास में 220 पहुंचे तो ये क्या हो जाएगा, फूक जाएगा। 220 वोल्टेज जा रहे हैं और इसके पास में 100 इसकी क्षमता है, अगर 100 से ज्यादा गया तो ये क्या हो जाएगा, फूक जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर वोल्टेज को कम करें, यहां वोल्टेज को क्या करें,
तो वोल्टेज को कम करें। देखो चलिए B इक्वल टू क्या होता है IR। सोचो B इक्वल टू क्या होता है बच्चों। तो हमारे पास में एक कंडीशन ऐसी है सर, अगर मैं क्यों ना रेजिस्टेंस लगा दूं, रेजिस्टेंस मैंने क्या किया सर, यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया। अब रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसके पास में करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा, करंट को क्या कर देगा। और तुम्हें पता है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के। किसने बोला था, ओम ने। तो अगर करंट कम हो जाएगा तो सर वोल्टेज भी अपने आप क्या हो जाना चाहिए, कम हो जानी चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब रेजिस्टेंस लगा के जब मैंने देखा, जब रेजिस्टेंस लगा के देखा, यहां पर अब क्या पहुंचेंगे वोल्टेज 100 ही पहुंचेंगे, और बाकी 120 कौन खा गया, ये रेजिस्टेंस खा गया। तो ये फूकेगा नहीं। तुमने देखा होगा, अगर तुम कभी भी पुरानी हवेली देखना या पुराने घर देखना, वहां पर जो ये ऐसे लगे हुए होते थे पंखे वाले, तो अभी तो तुम्हारे पास में जो पंखे वाले वो कभी इतने छोटे बटन टाइप के होते हैं, ठीक है। तुम देखना एक अगर कभी किसी बड़े घर में किसी भी देखना, तो उसमें बैठा पता है ऐसे डिब्बा टाइप का होता था, उस डिब्बे में बड़ा सा बटन होता था, बड़ा सा बटन होता था, डिब्बा ओभरा रहता था, बड़ा सा बटन होता है। उस बड़े से बटन को हम लोग घुमाते फिराते थे, ठीक है, घुमा देते थे। तो क्यों, क्योंकि उस समय इनमें इतना साइंस डेवलप थी, तो वो लोग क्या यूज करते थे, वो लोग रेजिस्टेंस यूज करते थे। क्या यूज करते थे, रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें समझो इसमें क्या है, तो ऐसा है हमने रेजिस्टेंस तो यूज किया, लेकिन रेजिस्टेंस से क्या है तुम्हें पता है, जैसे ही इसके अंदर वोल्टेज जाएंगे, ये क्या खो देगा, ये हीट को लॉस करेगा, हीट को लॉस करेगा, हीट को लॉस करेगा, तो ये अपने आप से क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फिर क्या होता था, यहां से वो पावर उतनी लेता था, चाहे तुम्हारा पंखा धीरे चले चाहे फुल स्पीड से चले, पावर उतनी ले रहा है। इसके पास कम जा रही है, बाकी सब ये पी जा रहा था। बात समझ आ रही है, मतलब बिजली का बिल तुम्हारा कम नहीं आता, चाहे तुम फुल स्पीड से चलाते चाहे तुम लो स्पीड से चलाते। और ऊपर से ये क्या हो रहा था, ये डिब्बा गर्म हो रहा था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, एक चीज का इन्वेंशन किया, जिसे उन्होंने क्या बोला, चोक कॉइल। उन्होंने क्या बोला, चोक कॉइल बोला, ठीक है। अब चोक कॉइल क्या होता है, उन्होंने यहां पर ऐसी एक कॉइल लगा दी, बोले ये इसका नाम क्या है हमारा, बोले इसका नाम चोक कॉइल है। बेसिकली चोक कॉइल कुछ और नहीं है, मेरे पास ये एक आयरन की रॉड होगी, इस आयरन की रॉड के चारों ओर क्या लगा दिया मैंने, वायर को कस दिया, वायर को कस दिया। अब देखो जब वायर को कस दिया है, जब इसके अंदर वायर को कस दिया है, और यहां पर क्या रखी हुई है, ये आयरन की रॉड रखी हुई है। अब जरा सोचना इसका काम क्या है, मुझे बताओ सर। गारंटी सी बात है, जब यहां पर चोक कॉइल है यानी कि इंडक्टर है, क्या है, और इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, और एक्सएल बराबर क्या होता है सर, ओमेगा एल, ओमेगा। अगर इंडक्टर है तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या है, रेजिस्टेंस। अगर इसका रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस, भैया इस बल्ब में भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये कौन सा सर्किट हो गया, एल आर। कौन सा सर्किट हो गया, अरे ये एल है और ये क्या है। तो अगर मैं इसका नेट रेजिस्टेंस देखूंगा सर एलआर सर्किट का, तो वो क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, या मैं एक्सएल का स्क्वायर कर देता, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो यहां पर क्या है, जैसे ही ये रेजिस्टेंस आया, इस रेजिस्टेंस आने की वजह से, इस रेजिस्टेंस को आने की वजह से अब इसके पास में फिर से क्या पहुंचेगा, 100 वोल्ट पहुंचेगा, 100 वोल्ट पहुंचेगा, और ये फिर से बच जाएगा, ये फिर से बच जाएगा। अब देखो इंडक्टर मुझे बढ़ाना है कि घटाना है, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा। जैसे अभी तुमने क्या किया, मान लो तुमने एक खटका दबाया, ठीक है, पंखा तुम्हारा धीरे धीरे चल रहा है, तुमने दूसरा बढ़ाया और तेज चल गया, तीसरा बढ़ाया और यही तो चल रहा है। धीरे का मतलब क्या है, इसके पास वोल्टेज क्या पहुंच रहे हैं, कम। वोल्टेज कम तो यहां रेजिस्टेंस ज्यादा। तुमने एक खटका और बढ़ा दिया, अब क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ गई, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो गया। अब सर ये रेजिस्टेंस बढ़ और घट कैसे रहे, उसका भी एक रीजन होता है। उसका रीजन ये है कि पहले तो तुम्हारे पास में सिर्फ ऐसी एक कॉइल है, सिर्फ कॉइल है, और इसके नीचे देखो यहां कहीं ये बल्ब लगा हुआ है, ऐसे बल्ब है,
सोचो, यहां पर मैंने कोई एसी सोर्स लगा दिया, अब इसके बीच में रॉड नहीं, बीच में रॉड, जैसे ही तुमने खटका दबाया, इसके अंदर ये जो रॉड है ना ये इंसर्ट हो जाती है। कैसे? जैसे मान लो अभी ये रॉड कहां है? पीछे। रॉड कहां है अभी? जैसे ही तुमने खटका दबाया ये रॉड कहां जाती है? इसके अंदर। अब ये क्या है? आयरन रॉड, आयरन रॉड है। इस रॉड के आने से जो इसका रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट क्या हो जाएगा? अपने आप डाउन। वोल्टेज क्या हो जाएगा? डाउन। वोल्टेज डाउन, पंखा क्या चलने लगेगा? धीरे। अब मान लो तुम्हें इंक्रीज करना है, ठीक है, तो ये रॉड जब तुम घुमाते हो रॉड क्या हो जाती है? हट जाती है। रॉड हट जाती है, फिर से क्या हो गया? रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस कम, और पंखा फिर तेज चलने लगता है, पंखा फिर तेज चलने लगता है। तो इंस्ट्रूमेंट को कवर करने के लिए, उन सब चीज के लिए हम लोग चोक कॉइल का यूज करते हैं। देखो, चोक कॉइल इज ए डिवाइस हैविंग हाई इंडक्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? नेग्लिजिबल, ठीक है, कम रेजिस्टेंस का हम लोग लेते हैं। इट इज यूज्ड इन एसी सर्किट फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्ट करंट एनी रिक्वायर्ड वैल्यू। हम अपनी वैल्यू के हिसाब से करंट को क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। करंट को क्या कर सकते हैं? एडजस्ट। अब तुम एक बात देखो सर, एक बात सोचो, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया जब मेरा रेजिस्टेंस लगा हुआ था तो आप बोले सर ये हीट लॉस करेगा। क्या लॉस करेगा? लेकिन कॉइल में क्या है? हीट लॉस नहीं होती। क्यों? कॉइल में इसलिए हीट लॉस नहीं होती, अगर मैं यहां पर पावर फैक्टर देखूं, पावर फैक्टर क्या होता है बेटा? R/Z। जेड क्या है मेरा? इंपीडेंस। जेड क्या है? इंपीडेंस किसका? जो भी मैंने बल्ब लगाया था उस बल्ब का रेजिस्टेंस और इस कॉइल का रेजिस्टेंस एक्स, दोनों को मिला के जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? वो क्या है? जेड। लेकिन अगर मेरी आर की वैल्यू बहुत कम हो, आर की वैल्यू बहुत कम, अगर आर की, देखो नीचे जेड की वैल्यू कितनी हो, जेड की वैल्यू कितनी हो, अगर आर की वैल्यू अगर मेरे 0 के बराबर होगी तो मैं कहूंगा कि cos फाई का मान कितना है? 0। और cos फाई का मान अगर 0 होगा उस कंडीशन में पी एवरेज की वैल्यू क्या होगी? 0। पी एवरेज क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि जो ये चोक कॉइल है ये पावर का लॉस नहीं होता। अगर तुम पंखा धीरे चलाओगे तो बिल भी कम आएगा, तुम पंखा तेज चलाओगे तो बिल भी ज्यादा आएगा। पहले क्या होता था, जब मैं रेजिस्टेंस यूज करता था तो उस कंडीशन में चाहे पंखा हम धीरे चलाएं चाहे पंखा तेज चलाएं, एवरेज मैक्सिमम होगी ना cos फाई बराबर 0। बेटा आर की वैल्यू नहीं, पूरी cos फाई की वैल्यू 0 है, पूरा cos फाई की वैल्यू 0 है, फाई की वैल्यू 0 नहीं है, पूरी cos। देखो अगर r 0 हो जाएगा, सोचो सर cos फाई बराबर क्या होता है? R/, अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो पूरा ही cos फाई क्या हो जाएगा? और सर मैं जानता हूं P एवरेज में IRMS, BRMS और cos फाई, इस पूरे की वैल्यू 0, तो पूरा ही क्या हो गया? पावर 0 पावर हो जाता है, पूरा पावर 0 हो जाता है। तो इसमें क्या है, हम लोग, हाँ बेसिकली इसका सबसे पहले काम क्या है? इसका काम है पर्पस टू एडजस्टिंग करंट टू एनी रिक्वायर्ड वैल्यू। हम अपनी वैल्यू के हिसाब से करंट को क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं हम अपनी वैल्यू के हिसाब से। ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? देखो, प्रिंसिपल ऑफ बार्टलेस करंट। और तुम्हें पता है बार्टलेस करंट कब होता है? जब फाई की वैल्यू क्या हो? 90, या पूरा पावर फैक्टर की वैल्यू ही क्या हो? 0। पूरी पावर फैक्टर की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसके बीच में देखो, कॉइल के बीच में, चोक कॉइल के बीच में क्या होता है? इंडक्टर लगा हुआ रहता है, और इसको हम लोग किससे जोड़ते हैं? एसी सोर्स से जोड़ते हैं। किससे? एसी सोर्स से जोड़ते हैं। अब मुझे बस एक काम बताओ, तुम मुझे बताना, कहते सही इधर देखो सर, मेरे पास में ये इंडक्टर है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है? एक्सएल बराबर क्या होता है? बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा मेरे बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दो सर, ये तो बात सही है, आपने ये बोला था, मैंने कभी ये बोला था कि अगर मेरे पास में कोई इंडक्टर है, मेरे पास में कोई क्या है?
इंडक्टर है, तो वो इंडक्टर जैसे ही मैं सर्किट को बंद करूंगा तुरंत किसकी तरह बिहेव करता था? ओपन सर्किट की तरह। और जब लॉन्ग टाइम हो जाता था तो ये किसकी तरह बिहेव करता था ये? तो फिर तो रेजिस्टेंस जीरो हो गया। अरे वायर की तरह कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? वो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि बेटा ये कौन सा सोर्स है हमारा? डीसी। ये कौन सा सोर्स है हमारा? एसी। अब सर ऐसा क्यों होता है बेटा? ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू क्या होती है? 2 पाई न्यू इनटू एल। अब मुझे बताओ सर, डीसी जो सोर्स होता है वो ऐसे चलता है और एसी जो सोर्स होता है वो, तो इसमें तो फ्रीक्वेंसी होगी लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी ही नहीं। देखो इसमें क्या फ्रीक्वेंसी है? कोई फ्रीक्वेंसी नहीं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है? जीरो। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी जीरो कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बात समझ आई? तो डीसी अगर मेरे पास में कॉइल डीसी से लगी हुई होती है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन अगर वो एसी के साथ में होती है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो जाता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो जाता है, जो कितना होता है? ओमेगा। ठीक है, ओमेगा। अब देखो चोक कॉइल में हम लोग क्या करते हैं? चोक कॉइल में हम लोग कॉपर वायर का यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर वायर का, और वो भी कैसे बेटा? मोटे कॉपर वायर का यूज करते हैं, ये नहीं पतला कॉपर वायर। ठीक है, मोटे कॉपर वायर का यूज करते हैं। देखो अभी जो इसके चारों ओर ये वायर लपटा हुआ है, ठीक है, ये कैसा होता है? मोटा कॉपर वायर होता है। मोटा कॉपर वायर क्यों होता है? मोटा कॉपर वायर इसलिए होता है, ठीक है, मोटा कॉपर वायर इसलिए होता है। अब तो मुझे बताओ सर, मेरे पास में कोई वायर है, जरा सोचो एक चीज को। वायर के लिए R बराबर रो वायर अपॉन, अगर A ज्यादा तो R की वैल्यू कम, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम। हमें क्या चाहिए? रेजिस्टेंस क्या चाहिए? कम, लगभग नेग्लिजिबल चाहिए। तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। यानी कि जो हम कॉपर वायर उसमें लपेटते हैं वो क्या होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। उससे क्या होता है बेटा? अगर हम लोग मोटे कॉपर वायर का यूज करेंगे तो वहां इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। और इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी तो हम लोग जानते हैं उस समय एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। अगर एल बढ़ेगा तो मेरा एक्सएल की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि रेजिस्टेंस भी क्या होगा? मेरा बढ़ता जाएगा। और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तभी तो हम लोग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो करंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं इसमें। ठीक है, सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सॉफ्ट आयरन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकलती, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी में अंदर रहती है। दूसरी चीज एक और है, अगर हम किसी भी सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं तो उसमें एडी करंट भी प्रोड्यूस हो जाता है। क्या करंट प्रोड्यूस होता है? जो उसका क्या करता है? जो उसका विरोध कर देता है। ठीक है, तो इसमें और भी बोला गया है टाइप्स ऑफ चोक कॉइल, इससे कोई मतलब नहीं। तो चोक कॉइल का जो काम है वो क्या है? सिर्फ काम क्या है? करंट को कंट्रोल करने के लिए। और देखो यहाँ पर जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL। और मैंने कहा, हाँ, अगर मैंने कहा R की वैल्यू बहुत कम है, तो cos फाई की वैल्यू लगभग किसके बराबर है? 0 है। अगर cos फाई की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है तो मेरे पास में जो पावर हो जाएगी, मेरी पावर किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? 0 के बराबर। ये कैसा सर्किट था मेरा? LR सर्किट। ठीक है, तो LR सर्किट था। जब पावर 0 हो जाएगी इसका मतलब ये है कि जो पावर का लॉस होगा, वो लगभग क्या होगा? बहुत कम होगा, जिससे कि मेरी कॉइल गर्म नहीं पड़ेगी। और जब कॉइल गर्म नहीं पड़ेगी तो वो ज्यादा एनर्जी को भी नहीं लेगी और जो इंस्ट्रूमेंट था वो भी बचा रहेगा। तो किसका काम था? चोक कॉइल का काम था। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही चोक कॉइल के बाद में अब हमारा क्या है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर। अब चोक कॉइल के बारे में देखो, चोक कॉइल का काम क्या है? सबसे पहले चोक कॉइल का काम क्या है? करंट को अरेंज करने का। ठीक है, करंट को अपने हिसाब से मेंटेन करने का। ठीक है, अपने हिसाब से मेंटेन करने का।
करंट चोक कॉइल में हम लोग कॉपर वायर का यूज क्यों करते हैं, मोटे कॉपर वायर का यूज क्यों करते हैं, जिससे कि रेजिस्टेंस कम हो, रेजिस्टेंस कम हो। उसमें सॉफ्ट आयरन क्यों मिलाते हैं, जिससे कि इंडक्टेंस बढ़ जाए। कौन से लॉ पर बेस्ड है ये, लॉ ऑफ वाटलेस, ठीक है, वाटलेस पर ये बेस्ड है। इसके अंदर चोक कॉइल के अंदर पी एवरेज की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। पी एवरेज की वैल्यू 0 क्यों होती है, क्योंकि आर की वैल्यू बहुत कम होती है, आर की वैल्यू बहुत, अगर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो इसमें पावर फैक्टर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लगभग 0 के बराबर। और जब पावर फैक्टर लगभग 0 के बराबर होगा इसका मतलब करंट तो होगा, लेकिन कैसा करंट होगा, वाट लेस, क्योंकि इसमें पावर नहीं है, इसके अंदर पावर नहीं होती है, ठीक है। अब देखो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर बेसिकली दो प्रकार के हैं हमारे, एक ट्रांसफार्मर है स्टेप अप और एक है स्टेप डाउन। अब देखो स्टेप अप और स्टेप डाउन, जो तुमने देखा होगा, जो हमारे इस समय तुम देखो, जो तुम्हारे गांव में लगा हुआ ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जो गांव में ट्रांसफार्मर लगा है उस पर लाइट कितनी आती है, कितने वोल्टेज आते हैं, 11,000, ठीक है, और वो सप्लाई कितनी करता है, 220, कितनी करता है, यानी कि तुम उसे दे रहे हो 11,000 और वो अपने से बाहर कितना निकाल रहा है, 220। तो उसने करंट को अप किया कि डाउन किया, डाउन किया, क्या किया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, तुमने एक चीज और देखी होगी, तुम्हारे पास में एक स्टेप राजर था पहले, अब तो नहीं होता है गाँव में, पहले लाइट कम आती थी, वो टीवी के ऊपर रख देते थे, ठीक है, और लाइट आ रही है मतलब 50 वोल्ट और वो उठा के उसे 150 कर देता था, लेकिन उसकी एक लिमिट थी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाता था, ठीक है, तुमको कि बढ़ाते गए, उससे ज्यादा नहीं, एक लिमिट होती थी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाता था। तो वो क्या करता है, करंट, वो वोल्टेज को बेसिकली क्या करता था, अप करता था, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे, स्टेप अप, जो करंट को बढ़ा दे उसे स्टेप अप, और जो डाउन कर दे उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। बात समझ आ रही है। एक चीज और बेटा, एसी और डीसी में अंतर ये है कि एक बार बताओ, जो तुम्हारा बिजली घर है, बिजली घर से जो गांव के लिए लाइट निकलती है तो वो कितने वोल्टेज की निकलती है, 11,000 की निकलती है, 220 की। आदमी 220 से नहीं मरता है, आदमी 220 से नहीं मरता है, 220 से मरता। देखो गांव में कितने लोगों करंट लगाते रहते गांव में, कोई तार पकड़ ले, कहूँ बिजली, कहूँ मैं तुम्हारे मोटर झटका मार दे, कहूँ प्रेस झटका ही तो मारती है सिर्फ, उससे आदमी नहीं मरता है। आदमी किससे मरता है, 11,000 से, ठीक है। ये तो 21,000 और ट्रेन के ऊपर चल रही है, ट्रेन के ऊपर चल रही है, 21,000 इससे मरता है। अब तुम जरा एक बात समझो कि सर मुझे एक बात बताओ, हमारे बिजली घर से 11,000 आ रही है, कहाँ तक आ रही है, हमारे ट्रांसफार्मर, और बहुत प्रॉब्लम रहती है ट्रांसफार्मर फूक को फिर दिक्कत है ना। तो सर एक काम करो ना, वहीं से एक 220 भेजो, बिजली घर से क्या भेजें हम, 220, आराम से हमारे घर तक आ गई, ना ट्रांसफार्मर की दिक्कत, कोई टेंशन ही बाजी नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है? ऐसा गवर्नमेंट इसलिए नहीं करती है बेटा, तुमको सर बीच में कोई कड़िया डाल ले है, आराम से खूब खेतन में चलाओ। और 11,000 से और दिक्कत भी रहती है, 11,000 से क्या रहती है, कोई तुम देखो गन्ने के खेत चल जाते हैं, गन्ने के ऊपर से जाती है खंभों से, और ज्यादा ऊपर थोड़ी ना होती है, ज्यादा ऊपर नहीं होती है, कभी कभी खेत भी चल जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम है बेटा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वहां से 220 आई ट्रांसफार्मर से, 200 वो बिजली घर से 220 चली, ठीक है, तो वो तुम्हारे गाँव पहुंचते पहुंचते 20 ही रह जाएगी, बाकी सब क्या हो जाएगी, लॉस, बाकी सब क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है, लॉस होती है। तो अब देखो दो चीजें होती है, एक होती है एसी, एक होती है, एक बात समझो सर, हमारे घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, तुम्हारे घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, सारे की सारे एसी से चलते हैं, कोई डीसी से, अरे एक बार पंखा को छोड़ के, ठीक है, तुम्हारे घर वाले पंखा ले लो वो डीसी वाला, ठीक है, वो डीसी से चलने वाला बैटरी वाला, वो चीज अलग है। वैसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं लगभग 90% 95% इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो सब एसी से चलते हैं, डीसी से। अब डीसी से हम इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं चलाते, क्योंकि देखो अगर तुम एसी करंट का और डीसी करंट का कंपेयर करोगे, ठीक है, तो एसी का लॉस तो होता है लेकिन इतनी तेजी से नहीं होता जितना डीसी का होता है। डीसी का लॉस बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो डीसी, अगर तुम अपने घर में डीसी करंट से सारे इंस्ट्रूमेंट चलाओ, सारे इंस्ट्रूमेंट तुमने चेंज कर डाले, सब किसके कर डाले, डीसी।
बल्ब भी किसका डाला, डीसी का, ये सब कुछ डीसी का बता रहे। तो अब क्या होगा, कि तुम्हारे घर इन्वर्टर से या वहां से लाइट तो गई डीसी, पता चली जा कमरा में सही जल रही है, अगले कमरा में बिलक रही है, मतलब जल नहीं रहा है, मतलब यह लॉस इतना तेजी से हो गया है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में हम लोग क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं, डीसी को किससे कन्वर्ट करते हैं, एसी में। जो काम कौन करता है, इन्वर्टर। क्या काम करता है, इन्वर्टर क्या काम कर रहा है, डीसी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एसी। और वो एसी से हमारे घर में सारी लाइटें जल रही हैं, ठीक है। उसका लॉस इतनी तेजी से नहीं होता है, जिससे कि आराम से हमारे लिए लगता है कि हाँ सब में लाइट क्या है, एक समान रूप से, सब में लाइट एक समान रूप से, ठीक है। अगर तुमने कभी एक चीज रियलाइज करी हो, तुम कभी देखना, जहां पर एक जगह गांव जहां से स्टार्ट होता है और जहां ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, वहां के जो पड़ोस में कतई घर है, तुम उसमें देखना, वहां पर करंट देखना, वोल्टेज देखना कितने आ रहे हैं। और जो एक घर कतई गांव के बाछोर में है, ठीक है, वहां पर करंट, लाइट तो जानी है, वहां पर देखना, वहां कम होगा वोल्टेज, इधर वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं बेटा सीधे ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है ना, ये एसी डीसी नहीं करता है, ये एसी करता है, मतलब एसी को वोल्टेज कम करेगा या वोल्टेज को बढ़ाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ा दिया तो स्टेप अप, और वोल्टेज घटा दिया तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिखा है, देखो, स्टेप अप, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द एसी वोल्टेज, ये एसी वोल्टेज को बढ़ा देता है, ठीक है, इंक्रीज कर देता है। क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा है स्टेप डाउन, इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द एसी वोल्टेज, ये एसी वोल्टेज को क्या कर देता है, घटा देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये सबसे पहले देखो, ये बेस्ड कौन सा है, ये बेस्ड द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। एन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, ठीक है। इसका मतलब बताओ मैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखो इसका मतलब समझे पहले हम। एक बात इधर देखो बेटा, ट्रांसफार्मर कुछ तुम्हारा ऐसे होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, लैमिनेटेड कोर होती है, लैमिनेटेड क्या होती है, कोर, ठीक है। अब लैमिनेटेड कोर क्या है, वो मैंने तुम्हें बताया था। लैमिनेटेड कोर इसलिए होती है जिससे कि इसमें एडी करंट को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, ठीक है। एडी करंट जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था लैमिनेटेड कोर क्या होती है और इससे एडी करंट कैसे कम हो जाएगा, ठीक है, इससे एडी करंट कैसे कम हो जाएगा, ठीक। अब देखो, इससे एडी करंट कैसे कम होता है, एक बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ लैमिनेटेड कोर का मतलब, फिर से बता दे रहा हूँ। सर मेरे पास में एक कॉइल है, ठीक है, ये ऐसे, ये बेटा खोखला ही तो है। अब मान लो ये ऐसे होता, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे बंद बक्सा, खोखला बंद बक्सा, खोखला और कैसा होता, बंद। अब जरा सोचना, ध्यान से फिर से देखो, सर ये ऐसे होता है, इसको मैंने 20 से काट दिया, ऐसे 20 से काट दिया, तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ऐसे तो दिखेगा, बीच में क्या है, खोखला। अब सोचो, अगर इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो ये भी तो कंडक्टर है, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। और वो करंट क्या होगा, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एडी करंट। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा। अब मुझे एडी करंट को कम करना है, तो एडी करंट को कम कैसे करूंगा, मैंने क्या किया सर, इसके पतले 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 पीस काट दिए, ठीक है, और पीस को क्या कर दिया, लैमिनेट, और वापस जोड़ दिए, ठीक है। तो जो मेरे पास में पहले ऐसी थी ये कॉपी, अब इसके पतले पतले पीस हो गए। पहले जो एडी करंट था, पहले जो एडी करंट था वो बेटा ऐसे पूरे में फैल रहा था। अब पूरे में ना फैल के अब इसके बहुत सारे हिस्से हैं, तो इतना इतना सा फैलेगा बस। तो एडी करंट को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। एडी करंट को क्या कर दिया, कम। तो एडी करंट को कम कर दिया हमने, इसको लैमिनेट कर दिया। अब एक बार जरा समझना, मेरे पास में देखो ट्रांसफार्मर है, तुमने ट्रांसफार्मर सामने देखा है। ट्रांसफार्मर से 11,000 की वोल्टेज, 11,000 की वोल्टेज यहां आ रही है, 11,000 की वोल्टेज आ रही है। जिस तार में ये आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी इनपुट
कॉइल और उसके चारों ओर इसको ऐसे लपेट दिया जाता है। ठीक है, ऐसे क्या कर दिया, इसके चारों ओर लपेट दिया। अब दूसरी तरफ जहां से मुझे आउटपुट मिल रहा है, जो मेरे कहां जा रहा है, घरों में। ठीक है, जो घरों में जा रहा है, वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी कॉइल्स होती है लिपटी हुई, ये लिपटी हुई कॉइल्स है। ठीक है, उसको भी मैंने ऐसे लपेट दिया है। अब तुम जरा समझना, एक बात समझाओ सर, ये है मेरे पास प्राइमरी, ये है मेरे पास सेकेंडरी, ये कहां से आ रही है, 11,000, और ये मेरे घर जा रही है। ठीक है, अब जरा सोचना, ये एसी करंट है बेटा। एसी करंट को अगर हम लोग देखें तो हमेशा क्या ऐसे चलता है, ऐसे चलता है एसी करंट। एसी करंट चल रहा है, हर टाइम पर करंट क्या हो रहा है, चेंज। अगर हर टाइम पर करंट चेंज होगा, और तुम्हें पता है अगर करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होती हैं, चेंज। अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होगी। अब सोचो बेटा, इस वायर के कारण, ये जो वायर है, इस वायर के कारण इसके अंदर क्या जनरेट हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होके कहां जाएंगी, इधर जाएंगी और वापस ऐसे आ जाएंगी। ऐसे तो होगा। क्यों सर जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर क्यों नहीं निकल रही? देखो तुम लोगों ने सोलेनॉइड पढ़ा था, सोलेनॉइड पढ़ा था। मैंने कहा था अगर मैंने इसमें करंट प्रोड्यूस कर दिया तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ऐसे ही तो घूमती है। देखो एक साइड नॉर्थ बन जाता था तो एक साइड, इसी प्रकार से जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे फ्लो करेंगी और ऐसे चली जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बाहर क्यों नहीं निकलेंगी, क्योंकि ये मेरा कैसा आयरन है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पता है तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होके कहां जाएंगी, यहां। मुझे बताओ, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे चेंज हो रही होंगी उतनी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां चेंज हो रही होगी। अरे जितनी यहां चेंज हो रही होंगी उतनी ही यहां। और यहां पर ये वायर कैसा है बेटा, कंडक्टर कैसा है। और तुम्हें पता है अगर किसी कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, ठीक है, तो क्या जनरेट होता है, ईएमएफ, और उस ईएमएफ की वजह से इसमें भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहां चेंज हुआ उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स यहां। सर मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डी फाई ओवर, यानी कि जितना फ्लक्स यहां चेंज हुआ उतना फ्लक्स यहां चेंज हुआ। और तुम्हें पता है अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ, और ईएमएफ की वजह से इसमें क्या मिल जाएगा, मुझे करंट मिल जाएगा। ठीक है, करंट मिल जाता है। अब देखो सर, अगर मैं तुमसे कहूं हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर मेरा चेंज हो रहा है, तो वही देखो पीछे क्या कहा गया है, ये कहा गया ये किस पर बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है कि अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से इसमें भी करंट फ्लो होता है, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो थ्योरी, द वैल्यू ऑफ EMF induced in the secondary coil to alternate voltage applied to primary depends on the number of turns। देखो कितना EMF जनरेट हुआ। सर EMF का फार्मूला तुम सबको पता है, EMF का फार्मूला होता है माइनस डी फाई ओवर, अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स NS है, ये सेकेंडरी है। अच्छा, अगर P है तो यहां पर क्या होगा, NP, और सेकेंडरी है तो क्या हो जाएगा, NS। दोनों में डी फाई ओवर dt क्या है, सेम, तो उत्ते काट दिया तो यहां बचा EP अपॉन ES बराबर NP अपॉन NS, NP अपॉन NS, ये बचता है। देखो ये आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया NP अपॉन NS। अच्छा, स्टेप अप स्टेप डाउन की बात करेंगे।
ठीक है। अब देखो ए, जिससे करंट आता है उसे कौन सी कॉइल बोलते हैं? प्राइमरी। जिससे करंट निकलता है उसे क्या बोलेंगे? कौन से लॉ पे बेस्ड है ये? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल। मुझे एक बार बताओ, इसमें जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? चेंज। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जा रही हैं और इसमें जा रही हैं, यहां से इसमें, तो सर बाहर क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि ये कैसा मैटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक। और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहां चेंज हो रहा है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स, और तुम्हें पता है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और उस ईएमएफ की वजह से इसमें क्या फ्लो हो जाएगा? करंट फ्लो से। ठीक है। तो अभी जो मैंने अभी पीछे बताया था, इसके अंदर कितना ईएमएफ होगा? तो ये क्या है? प्राइमरी। तो प्राइमरी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल अपॉन डी फाई ओवर। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं, सेकेंडरी में ये पोटेंशियल नहीं, एक प्रकार का वोल्टेज है। ये क्या है? वोल्टेज है बेटा। ईएमएफ ई ही तो तुम्हारा बी होता है, ई क्या हो जाता है? बस अंतर इतना होता है कि ई बराबर माइनस ई होता है, या ई बराबर क्या होता है? माइनस ई। ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूंगा तो ये हो गया एन एस डी फाई ओवर, अगर बटे करा डी फाई ओवर डी टी से कट गया तो ईपी अपॉन ई एस बराबर क्या आया? एनपी अपॉन एनएस। एनपी अपॉन। अब तुम मुझे एक बात बताओ कोई, सर इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, बीपी अपॉन बी एस बराबर एनपी अपॉन। बी क्या है? पोटेंशियल या वोल्टेज, किसमें? प्राइमरी में। एस क्या है? वोल्टेज, किसमें? सेकेंडरी में। अब तुम मुझे एक बार बताओ, जरा सोचना, सर प्राइमरी में जो वोल्टेज है उसे क्या बोलेंगे? बीपी। सेकेंडरी में जो वोल्टेज है उसे क्या बोलेंगे? ठीक है। अब जरा देखना, सर अगर मैं तुमसे ऐसे बोलूं बीपी बराबर एनपी बटे एनएस इंटू बीएस, अरे यही तो है। अब जरा बता सर, मैंने कहा स्टेप अप क्या होता है? स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब है अगर मैं यहाँ 200 दूं तो यहाँ 500 मिले, यही तो स्टेप अप कह रहे हैं। स्टेप डाउन का मतलब क्या है? यहाँ 1000 दिया, यहाँ 200 मिले, यही तो स्टेप डाउन है। लगभग मैं बता रहा हूँ, 11,000 दिया 220 मिले, क्या कह जाएगा? स्टेप डाउन। अब जरा सोचना सर, अगर मैं ये कहूँ, ये क्या है? प्राइमरी पोटेंशियल, प्राइमरी, और ये कौन सा पोटेंशियल है? सेकेंडरी। मुझे बताओ, अगर मुझे स्टेप अप करना है, मुझे क्या करना है? स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब ये है, स्टेप अप का मतलब ये है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा, और ये वैल्यू क्या हो? कम। मुझे बताओ ये वैल्यू ज्यादा कब होगी? ये वैल्यू ज्यादा कब होगी? ठीक है। स्टेप अप। स्टेप अप, या तुम ऐसे देखो, अगर मैं बीएस बराबर क्या लिख सकता हूं? एनएस बटे एनपी इंटू बीपी। ये हो गया। अब बताना मुझे सर, स्टेप अप कब मिलेगा? ये वैल्यू मुझे ज्यादा कब मिलेगी? ये वैल्यू मुझे ज्यादा कब मिलेगी? जब एनएस की वैल्यू एनपी से क्या हो? ज्यादा। अरे तुम खुद बेटा, एनपी की वैल्यू हो 2 और इसकी वैल्यू हो 50, कितनी हो? तो बाहर करके कितना आएगा? 25, और 25 की इससे गुणा करूंगा तो वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। तो ये मेरे पास में स्टेप अप कब हो सकता है? स्टेप अप मेरे पास में तब हो सकता है जब क्या हो? एनएस की वैल्यू ज्यादा, एनपी की वैल्यू कम। अब जरा सोचना, मुझे अगर स्टेप डाउन करना है, सर लिखा हुआ है, लिखना कुछ नहीं, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, डाउन का मतलब क्या है सर? डाउन का मतलब ये है कि मुझे सेकेंडरी क्या मिले? कम। सेकेंडरी कम। अब सेकेंडरी कम कब मिलेगी? सेकेंडरी कम तब मिलेगी जब मेरी एनएस की वैल्यू कम हो, किससे? एनपी से। जैसे मैंने कहा यहां पर वैल्यू क्या हो? यहां पर वैल्यू क्या हो? मान लो 2, और यहां क्या हो? 20। तो 2 से काटेंगे तो बीपी का 1/10 नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? 1/10।
तो इसका मतलब है अगर मुझे स्टेप डाउन लेना है, अरे तुम खुद सोचो, एक बात सोचना, यहां पर 10 हो और यहां 100, यहां टर्न कितने हैं 10, यहां टर्न कितने हैं 100, समझ में आ रहा है, यहां 10 और तो जरा सोचना, यहां पर मैंने 100 वोल्ट दिया, कितना दिया 100 वोल्ट, तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, तो इससे निकाल दो ना, BS ही तो आउटपुट है, तो BS बराबर NS कितना है 100, NP कितना है और वोल्टेज कितना दिया था, तो मुझे कितना मिल रहा है 1000, क्या मिल रहा है 1000 का मतलब क्या, मैंने 100 दिया 1000 मिला, यानी कि क्या हो गया स्टेप। तो स्टेप अप का मतलब यही है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो ज्यादा, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो, बात समझ आ रही है। अब जरा तुम एक बात सोचो, मैंने तुमसे कहा कि जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है गांव में, जो गांव में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो स्टेप अप है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, स्टेप डाउन का मतलब ये है कि जहां पर 11000 लाइन की वोल्टेज आई है वहां पर तार के टर्न क्या है ज्यादा, और जहां से निकल रही है वहां टर्न क्या है, तभी तो वो स्टेप डाउन है, तभी क्या है वो स्टेप डाउन, ये है। ठीक है, अब देखो ये सब लिखा हुआ है, अगर मैं कहूं बेटा ये 100% वर्किंग कर रहा हो, मतलब कोई भी लीकेज ना हो, कुछ ना हो, तो B इक्वल टू क्या होता है IR। देखो ये लिखा हुआ भी है बेटा, ए स्टेप अप NS ज्यादा NP कम, स्टेप डाउन NS कम NP, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है जिसकी एनर्जी लॉस कतई ना हो, और आइडियल कुछ है नहीं, ठीक है, आइडियल कुछ है एनर्जी ट्रांसफर। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, इसमें लिखा ही नहीं है, एक चीज और देखो सर, मैं यहां पर था, मुझे बताओ सर B इक्वल टू क्या होता है, बोलो I, यही तो होता है, B इक्वल टू IR, B इक्वल टू IR। अगर सर जी P इक्वल टू क्या होता है BI, P इक्वल टू, अगर मैं कहूं बेटा 100% जो एफिशिएंसी है ना वो 100% है, 100% का मतलब है, 100% का मतलब है जितना यहां से पावर आ रही है उतना ही पावर यहां, अगर 100% पावर है, 100% पावर है, इसका मतलब है जो पावर S की है, जो पावर P की है, वही पावर किसकी है, जो प्राइमरी कॉइल की है वही किसमें है, सेकेंडरी कॉइल, यही तो होगा। 100% पावर का मतलब है एनर्जी लॉस का नहीं, एनर्जी लॉस, और तुम्हें पता है P किसके बराबर होता है, BI के, यानी कि सर यहाँ BP और यहाँ IP, यहाँ BS और यहाँ, अगर मैं इसको बटे करूं, देखना सर BS अपॉन BP बराबर क्या होगा, BIP अपॉन IS। अगर मैं यहां रखूं, देखो BS अपॉन BP किसके बराबर है, IP अपॉन IS के, ठीक है। देखो BS बराबर NS, BS देखो वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बराबर किसके हैं, करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी, ठीक है, करंट इन प्राइमरी करंट इन सेकेंडरी। तो ये पूरा था मेरा ट्रांसफार्मर, ठीक है। अभी देखो ट्रांसफार्मर बचा है, अभी ट्रांसफार्मर बचा है। एक बात देखो सर, कुछ मैं लीकेज की बात करूं, एनर्जी लॉस का, फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या है कि सर म्यूचुअल से जो फ्लक्स गया वो सेकेंडरी में नहीं पहुंचा, सेकेंडरी में, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लक्स लीकेज। भाई कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज तो होगा ही ना, अरे नहीं समझे, इधर देखो, फ्लक्स लीकेज का मतलब है
सर यहां से गया, लेकिन यहां से गया, लेकिन यहां से कुछ क्या हो गया बेटा, लीक हो गया, तो उतना वहां पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचेगा नहीं, तो फ्लक्स लीकेज में भी क्या होगा, एनर्जी का लॉस। दूसरी चीज है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ द वायरिंग। जो मैंने यहाँ पर ये वायरिंग करी है, इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा सर, उसका भी कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस। वो भी क्या करेगा, वो भी रेजिस्टेंस क्या करेगा, वो भी रेजिस्टेंस क्या कर देगा, बेसिकली एनर्जी को क्या करेगा, लॉस। सर एडी करंट, सही है, यहाँ पर जो ये वायर है, जो भी ये सॉफ्ट मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें भी क्या होगा बेटा, एडी करंट होगा। वो एडी करंट के वजह से भी इसमें क्या होगा, फ्लक्स का लीकेज होगा। दूसरा हाइस्टेरेसिस, ठीक है। अच्छा, ये मैग्नेट कोर में होता है, जो कि बेसिकली एनर्जी को क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल लो हाइस्टेरेसिस, ये बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है। बस किसमें होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसकी वजह से भी एनर्जी क्या होती है हमारी, लॉस करती है। दूसरा बेटा ये होता है, देखो जब ट्रांसफार्मर चलता है तो कुछ ना कुछ क्या करता है, नॉइज करता है, बोलता है, तो उसकी वजह से भी एनर्जी क्या होती है हमारी, लॉस होती है। ठीक है, काम क्या है सबको पता है, इंडक्शन फर्नेस, एसी वोल्टेज, रेगुलर टू टीवी, कंप्यूटर, ये सब में, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वेल्डिंग, ठीक है, इन सब में भी यूज है, ठीक है। और इन द ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, एसी करंट को लंबे समय तक आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोग इसका यूजेस करते हैं, ठीक है। अगली चीज देखो, इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर डायनामो, ठीक है। अब देखो इसका जो इन्वेंशन है इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर डायनामो का, इसमें समझो आप लोग बेटा, जब तक इसका इन्वेंशन नहीं होता, मैंने तुमसे पहले ही बोला है, हमारा कोई फायदा नहीं था, लाइट उट नहीं आती। अब एक चीज, तुम्हारे कोर्स में बेटा सिर्फ एसी है, डीसी नहीं है, ठीक है। आपके कोर्स में है वो सिर्फ कौन सा जनरेटर है, एसी, डीसी नहीं। अब देखो एसी जनरेटर बेसिकली काम क्या करता है, एसी जनरेटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जैसे जो तुम्हारे घर पर जो जनरेटर जो चलते हैं, शादी ब्याह में जनरेटर चलते हैं, कोई फंक्शन में जनरेटर चलते हैं, तो वहां पर देखो वहां पर एक डायनामो लगा होता है, ठीक है। हम लोग डीजल डालते हैं, डीजल डाल से उसे घुमाते हैं, और वो डायनामो की जब कॉइल घूमती है, और कॉइल घूमने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हमारा करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब सर देखो करंट कैसे प्रोड्यूस हो जाता है, एक बार मैं इसे जरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने इससे पहले बताया भी तुमको। मैंने कहा मान लो बेटा इधर नॉर्थ कॉइल और नॉर्थ पोल, और इधर, अब ये सर ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। अब मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ले लूंगा। अब मुझे बताओ, अगर ये मेरा क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर कॉइल है, और तुम्हें पता है कोई भी कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, कोई भी कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, तो उस पे एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है, वो भी करंट प्रोड्यूस कब होगा, देखो अगर ये अभी है तो इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे कम, अब सबसे ज्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, चेंज। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चेंज होंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, चेंज, तो क्या जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ, और ईएमएफ की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट, और करंट को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड थंब रूल से, लेफ्ट हैंड थंब रूल से, इससे निकालेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब रूल से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब रूल से हम लोग किसे निकालते हैं, करंट को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तुम्हारे कोर्स में ये डीसी गायब हो गया, डीसी गायब हो गया, ठीक है, और देखो लिखा है द रिवर्स कन्वेक्शन। अच्छा बेटा देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और अगर हम लोग उल्टा करें, जो तुम्हारे घर में मोटर लगी हुई है, मोटर क्या काम कर रही है, बिजली से चल रही है और पानी फेंक रही है, ठीक है, तो उल्टा करो तो तुम क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किसमें कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें देखो ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैंने बताया था अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
उससे क्या जनरेट होता है ईएमएफ, ईएमएफ से क्या जनरेट होगा करंट, ठीक है, उस पर बेस्ड है। व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके कांटेक्ट में रहती है, कॉइल के, एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, उस कॉइल के अंदर क्या जनरेट होता है ईएमएफ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट, अच्छा सॉरी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, ठीक है। हाँ, इसकी डायरेक्शन देखते हैं हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। अच्छा हाँ, कंडक्टर अगर मूव करेगा तो हम लोग, वो चार्ज के कारण था, अगर कोई चार्ज मूव करता है ना फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, तो इसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम लोग यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन देखो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आर्मेचर, ये चलो आर्मेचर क्या होता है, पहले उस चीज को देखो हम लोग। जैसे मैंने कहा मेरे पास में ये चीज है, ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये चीज दिख रही है। अब इसमें देखो बेटा, इधर क्या है तुम्हारा नॉर्थ पोल, इधर कौन सा पोल है साउथ पोल। तो तुम्हें पता है अगर मेरे पास में सर नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कहां से कहां जाएंगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, इधर से इधर की ओर जा रही है। सर सामने पढ़ा रहे, फोन चला रही है, क्या पढ़ा रहे सर बताओ, कौन सा चैप्टर चल रहा है? क्या होता है ये प्रत्यावर्ती जो मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हैं ना? नहीं ऐसी चल रहा है, हिंदी में सही बताया, इंग्लिश का कन्वर्जन है। पढ़ाई करो, वो हमारे माइंड जो करता था तो क्लास में क्या करना, ठीक है। तो देखो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से कहां जा रही है, साउथ। अब देखो सबसे पहले ये है, मैंने कहा जो मेरे पास में ये आर्मेचर कॉइल है, ठीक है। अब आर्मेचर कॉइल किसकी बनी होती है, कंडक्टर की। दूसरी बात ये तुमको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, जैसे मेरे पास में ये कॉइल है, अब कॉइल का मतलब क्या है, कॉइल का मतलब होता है एक प्रकार से तार, सिर्फ क्या है तार। अब वो बात अलग है, तार के बहुत सारे लूप बना दिए जाएं, जैसे मैंने एक वायर लिया, इस वायर को ऐसे ऐसे लपेट दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पूरा कवर कर दिया, पूरा नहीं, यहाँ से जैसे ऐसे ऐसे गया, एक तार ऐसे गया और ऐसे जाके ऐसे कवर कर दिया और वापस यहाँ से निकाल दिया। तो अगर मैं इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स लगाऊंगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स, अब मैंने इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, अपनी एक्सिस के अलावा क्या करेगा, ये घूमेगा। अब घुमाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डीजल का, ठीक है। हमने लिया अपने जनरेटर लाए, जनरेटर में क्या डाल दिया, डीजल। अब जब हमने जनरेटर में डीजल डाला और डीजल से जब हमने चलाया, तो डीजल बेसिकली काम क्या करेगा, उसको पहिए को क्या करने का काम करेगा, घुमाने का। और जब वो पहिया मेरा घूमेगा, जब पहिया घूमेगा, और हमें क्या चाहिए था, हमें तो बस इतना काम चाहिए था कि किसी भी प्रकार से हमारा पहिया घूम जाए, ठीक है। अब हमारा पहिया जैसे ही घूमा, इसका मतलब ये है कि ये कॉइल मेरी घूमी और कोई किसमें रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड में। बस हमको इतना पता चल गया कि हमारे पास में कोई तार था, ठीक है, तार का मतलब कंडक्टर या कोई वायर है। वो वायर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में घूमा और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही रोटेट करेगा, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, चेंज होंगी। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही चेंज हुई, मुझे क्या पता चल गया, मेरा क्या जनरेट हो गया, ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, माइनस d∅v ओवर dt। तुरंत ही मैंने देखा कि सर मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, चेंज हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही चेंज हुई, ईएमएफ जनरेट हुआ, उस ईएमएफ की वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया, इसमें करंट। अब करंट को हम लोग कौन से हैंड से देखते हैं, राइट हैंड रूल से, ठीक है। अब राइट हैंड रूल कौन सा है हमारा, ये है। राइट हैंड रूल में ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है, और ये क्या होता है, फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स। जैसे मैंने कहा मेरे पास में ये एक कॉइल है, ठीक है। अब इधर क्या रखा है, नॉर्थ, और इधर क्या मान लिया, साउथ, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ, और नॉर्थ साउथ में ये क्या कर रही है, ऐसे रोटेशन कर रही है। अब मैंने ये राइट हैंड रूल ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस पर अगर इधर फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर हो गया और इस पर फोर्स इधर की ओर लगेगा, तो इसमें करंट अपने आप कहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा, अंदर की ओर। अब इसमें जैसे ही मेरा करंट प्रोड्यूस हुआ एक साइड में, और मुझे क्या चाहिए था, बेसिकली
करंट चाहिए था और मुझे क्या मिल गया, मेरा करंट। तो ये मैंने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी मतलब जिससे मैंने इसको घुमाया था, वो मैकेनिकल एनर्जी मैंने किस में कन्वर्ट कर दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। अब इसमें एक चीज और देखो सर, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर। इसे क्या बोलेंगे, और ये मेरी क्या है, मैग्नेट। ये कैसी है, दूसरी एक बात और याद रखना, इसमें नहीं दिखाया गया है, हम लोग जो मैग्नेट यूज करते हैं ना, वो हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट यूज करते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट कैसी होती है, जो इस प्रकार से कवर होती है, ठीक है, एक ऐसे मैग्नेट होगी, एक ऐसे। अब तुम खुद सोचो, अगर मैंने ऐसे मैग्नेट रख दी, ठीक है, ऐसे मैग्नेट रख दी, अब ये मेरे पास कॉइल है, जब ये कॉइल यहाँ पर है, ठीक है, अब देखो जरा, अब ये कॉइल यहाँ पर है, तो इसकी दूरी ये, अब ये पास में आई, अब दूरी क्या हो गई, पास हो गई, ठीक है। अभी देखो दूर है, अब फिर क्या आ गई, ये पास आ गई। तो मुझे क्या करना है, मुझे सेम डिस्टेंस लेनी है कि ये जो मेरे पास में, जो भी मेरे पास में आर्मेचर है, उस आर्मेचर से डिस्टेंस क्या रहे, सेम। तो मुझे कुछ ऐसे, मैंने हॉर्स शू मैग्नेट इस प्रकार से ली, अगर ये यहाँ पर होगी तब भी उसकी डिस्टेंस वही रहेगी, जब ये यहाँ पर होगी तब भी उसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, वही रहेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस इसकी क्या लेनी है मेरे को, सेम लेनी, यानी कि ये हल्की सी क्या है, ऐसी घूमी हुई सी, ठीक है, ऐसी इस प्रकार से हल्की सी घूमी हुई, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट होती है, इसमें हॉर्स शू मैग्नेट होती है। अब देखो इन ब्रुशों का काम क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ब्रुश है मेरा ये, और एक इसके अंदर एक ब्रुश और है, ठीक है, ऐसे ऐसे जाके इस प्रकार से, चाहे ऐसे कर दो, और एक ब्रुश इसमें ऐसा और लगा हुआ है, ठीक है, ये वायर ऐसे बाहर की तरफ आ गया, ये वायर ऐसे बाहर की तरफ आ गया। अब देखो क्या है, जैसे ही इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, जैसे ही इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, ये जो तार है, ये वाला तार बस इससे कांटेक्ट में है, ये वाला तार सिर्फ इसके कांटेक्ट में है, यानी कि इस ब्रुश के ये कांटेक्ट में है। तो इस पर इधर का जितना करंट होगा वो सब किसके पास में आएगा, इसके पास, और जो दूसरी साइड का करंट है वो किधर आ रहा है, वो इस पर आ रहा है। तो एक बार देखो, इधर से करंट आ रहा है तो इधर से करंट जा रहा है। अब इसकी कंडीशन सुनो, इसकी कंडीशन कैसे हो जाएगी, जैसे मैं तुमसे कहूं पेंच, किसी पर पेंच खाली है, ये है ला, जैसे मेरे पास में ये एक चीज है, ठीक है, ये मेरे पास में एक ब्रुश टाइप का समझ लो, ऐसे, ठीक, ऐसे। तुम्हें पता है इधर से इधर जो भी कॉइल होगी वो हमेशा करंट को कहाँ लाएगी, नीचे, और इधर जो भी कॉइल होगी वो करंट को हमेशा कहाँ ले जाएगी। लेकिन आर्मेचर का काम क्या है, आर्मेचर का काम ये है कि मेरे पास अभी ये है, ये वाली कहाँ ले जा रही है, नीचे, और ये कहाँ ला रही है। अब जब ये घूम के इधर चली गई, अब ये कहाँ ले जाएगी, ऊपर। थोड़ी देर पहले ये कहाँ थी, नीचे करंट ला रही थी, अब ये करंट कहाँ ले जा रही है, तो अब ऐसे चेंजमेंट को क्या होगा। तो ऐसे मैकेनिज्म क्या करी गई कि मैंने क्या किया, अभी मान लो मैंने इस तार को लिया, इस तार को, ठीक है, ये तार को मैंने लिया तो ये इससे ऐसे अटैच्ड है, हाफ के लिए इससे अटैच्ड है, और जैसे ही जब ये दूसरी साइड गया, जब ये दूसरी साइड गया, दूसरी साइड एक ब्रुश और रखा हुआ है, तो ये हाफ तो इससे अटैच हुआ, जब तक इसमें करंट कहाँ है, नीचे की ओर, तब तक तो ये एक से कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। जैसे ही ये घूम के उस साइड गया, तुरंत ये कौन से ब्रुश से कनेक्ट हो गया, दूसरे साइड के ब्रुश से कनेक्ट हो गया। और जो ये वाली कॉइल थी, ये वापस से आके किससे कनेक्ट हो गई। असल कनेक्ट का मतलब ये नहीं है ऐसे कनेक्ट का मतलब है, जैसे मैंने कहा ये चीज है, ये ऐसे कनेक्ट हो गई, ये ऐसे क्या हो गया, कनेक्ट, ठीक है। अब ऐसा मत समझो कि ऐसे करके बाउंड होगी, बाउंड नहीं हुई है, ऐसे कनेक्ट हुई है। तो आधी हाफ के लिए तो ये ऐसे कनेक्ट है, और तुरंत जैसे ही ये अगले हाफ में पहुंची और इसमें करंट क्या हुआ, तुरंत चेंज हुआ, ये तुरंत किसके साथ में अटैच हो गई, दूसरे ब्रश के साथ में अटैच हो गई। तो इस साइड से जो हमें करंट होगा वो हमेशा आते हुए दिखेगा, और दूसरी साइड में करंट हमेशा हमें जाते हुए दिखेगा। और यहाँ से जो मेरा डायनमो था, उस डायनमो मैंने बाहर जो तार थे वो तार बाहर निकाल दिए, ठीक है, और मुझे सारी लाइटें मिलती रही, लाइट मुझे मिलती रही, ठीक है। तो ऐसे मुझे क्या मिला, AC मिला। जो तुम्हें इसमें याद करना है वो सिर्फ इतना याद करना है कि मेरे पास में हॉर्सशू मैग्नेट होती है, दूसरा क्या होती है, एक आर्मेचर होती है, एक साइड साउथ होता है, एक साइड नॉर्थ होता है। जब ये रोटेशन करता है, रोटेशन करने की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, EMF प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और रोटेशन करने की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसमें
चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से मुझे क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ये काम क्या कर रहा था, ये काम क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे इसमें ऊपर ये है, ये आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, आर्मेचर क्या है, जैसे रेक्टेंगुलर जो मेरी कॉइल थी, रेक्टेंगुलर जो क्या थी, कॉइल, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, और जो किसकी होती है, सॉफ्ट आयरन की, ठीक है, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, इसमें सॉफ्ट आयरन कोर भी लैमिनेटेड होती है। दूसरा, इसमें क्या चीज लगाते हैं हम लोग, कॉपर वायर, ठीक है। कॉपर वायर इसलिए लगाते हैं, वैसे सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा वायर है, सिल्वर। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, लेकिन हम लोग सिल्वर वायर क्यों नहीं लगाते, क्योंकि बहुत महंगा पड़ जाता है। हाँ, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, फिर कॉपर वायर का हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट का मतलब है एक साइड में क्या होंगी तुम्हारी नॉर्थ, तो दूसरी साइड में तुम्हारी क्या हो जाएंगी साउथ, जो यहाँ पर दिया हुआ है। Axis of rotation is perpendicular to the magnetic field lines. North and south are the pole pieces of the strong electromagnet. ठीक है, अच्छा ठीक। उसके बाद में ये क्या होती हैं, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग होती हैं जिनसे R1, R2, R2 हॉलो मेटेलिक रिंग्स, ये जो मेटेलिक हॉलो दिख रही है ये रिंग, ठीक है, ये जो हॉलो रिंग्स है ये क्या है, 2 मेटेलिक रिंग है, which are connected by 2 ends of armature coil, जो कि आखिर में जाके आर्मेचर कॉइल से क्या रहती हैं, कनेक्ट रहेंगी, जो आखिर में जाके आर्मेचर कॉइल से कनेक्ट रहेंगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो मुझे कुछ जवाब दो एक बार। अब देखो ब्रुश होते हैं, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास में, जरा सोचना, मेरे पास में ऐसी एक चीज थी, यहाँ पर वायर आके क्या हो रहा था, कनेक्ट, यहाँ पर वायर आके कनेक्ट हो रहा है, इसके बाहर ये ब्रुश लगे हुए होते हैं, और उन ब्रुश से ही हमारे वायर निकले हुए होते हैं, जिससे कि हमें आउटसाइड में करंट को मिलता है, ठीक है। तो ये तो मेरी रिंग्स हो गई थी, और रिंग्स के बाहर क्या लगा हुआ होता है, ब्रुश लगा हुआ होता है, ठीक है, इसके बाहर ब्रुश लगा हुआ होता है। तो B1 and B2 are 2 flexible graphite content which are fixed and kept on light content with R1 and R2, ठीक है। दो ब्रुश होते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी में देखो, द आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ टरबाइन, ठीक है। हम किसी से भी हम डीजल डाल रहे हैं, डीजल डाल के हम किसी भी तरीके से क्या कर रहे हैं, रोटेशन, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, मान लो तुम डीजल डाल कर रोटेशन करो तो ठीक है, हम लोग तो सर लाइट डाल, वो बिजली डाल, पानी डाल के रोटेट करेंगे, तो पानी डाल कर रोटेट कर लो। हम तो सर हवा से रोटेट करेंगे, तो तुम किससे रोटेट कर लो, हवा से। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे, उससे रोटेशन करेंगे। तो किसी भी प्रकार से कुछ करना है हमें सिर्फ क्या करना है, इसको रोटेशन करना है, बस खाली हमारा रोटेट हो जाए और बस छुट्टी, उसके बाद में हमें कोई मतलब तो रोटेशन कर लिए। अब देखो थ्योरी और वर्किंग भी यही है, ठीक है। तुम्हें एक बात पता है कि सर, अगर मैं कहा कि हमको पता है E का फार्मूला क्या होता है, अगर AC सर्किट हमको मिल रहा है, तो E बराबर क्या होता है, E नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये E नॉट है, ठीक है, E नॉट क्या होता है, E नॉट होता है NAB ओमेगा। अब देखो NAB ओमेगा क्या है, इसके बारे में सोचो, मुझे बताओ। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है इसके अंदर, सबसे कम सबसे ज्यादा, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, सबसे ज्यादा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे कम, तो चेंज क्या हुआ, सबसे ज्यादा। चेंज सबसे ज्यादा कब होगा, जब ये कितना रोटेट करे, 90 डिग्री। सर यहाँ से अगर ये इधर रोटेशन हो गया, यानी कि इसमें कितना रोटेशन हो गया, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैंने, अब देखो तुम लोगों ने सीधा सिंपल पढ़ रखा है कि सर जो मेरा E है वो -d∅/dt, यानी कि जितना ज्यादा चेंजमेंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेरी E की वैल्यू होगी। और तुम्हें पता है सर, जो इंड्यूस्ड EMF है वो किसके बराबर होता है, -E। ये है इंड्यूस्ड EMF, और ये क्या है तुम्हारा, पोटेंशियल। ये क्या है, पोटेंशियल। तो वही है, तो अगर मुझे रोटेशन कराना है तो सबसे ज्यादा E नॉट की वैल्यू क्या होगी, जब मेरा साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90, ठीक है।
यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू अगर मेरी 90 हो जाएगी और तुम्हें पता है कि साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। उस समय मुझे ई नॉट सबसे ज्यादा मिल रहा होगा, जो कितना मिलेगा? एन ए बी ओमेगा, एन ए, जहां एन क्या है? एन बताओ, नंबर ऑफ टर्न, ए क्या है? एरिया, किसका एरिया? क्रॉस, जो भी मैंने कॉइल ली है, उस कॉइल का एरिया क्या कहलाएगा? ए। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर दो या एंगुलर वेलोसिटी। जो मेरे पास में आर्मेचर कॉइल है ना, जो आर्मेचर कॉइल घूम रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो मेरी क्या है? ओमेगा है, वो ओमेगा वोल्ट है। ठीक है, जितनी ज्यादा घूमेगी उतना ज्यादा। तो ई नॉट का फार्मूला एन ए बी ओमेगा, एन ए बी ओमेगा। ठीक है, ये लिया गया हुआ है। अब देखो, जैसे मैंने अभी कहा, अगर मेरे पास में एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो एसी करंट के लिए जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर यही ग्राफ E इक्वल टू, अगर सिर्फ ई नॉट होता, इसका मतलब ये क्या है? ये डीसी है। ये क्या है? डीसी। अगर ये साइन ओमेगा टी के टर्म में, इसका मतलब ये क्या है? एसी। अगर ये एसी है तो मेरा करंट इस प्रकार से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और मैक्सिमम करंट क्या रहेगा? ई नॉट। अगर इसे मैं नीचे लूंगा तो ये नीचे क्या रहेगा? माइनस का ई नॉट रहेगा। ठीक है, अच्छा, मैंने इसमें लिख भी रखा है एन ए बी ओमेगा के अंदर मैंने ये लिख ही रखा है इसमें कि सर ओमेगा क्या है मेरा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी में बोल देंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ, अब किस पे नंबर ऑफ टर्न्स है? ये कॉइल पर, जो भी कॉइल मेरी घूमी हुई है ना, उस कॉइल पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? एन। ठीक है, एरिया हो ही गया, ये हो गया। ठीक, ये हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, सारे फटाफट क्वेश्चन देखो। जो मुझे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है? देखो, पैरेलल काट दो, पैरेलल तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या है तुम्हारे लिए? सीरीज है। तो हमको सिर्फ किससे मतलब है? सीरीज से मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एसी सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? 220 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है 220 ओम, और मुझसे कहा गया है जो कॉइल है वो किससे कनेक्ट है? 0.7 से। ठीक है, 0.7 क्या दिया है? एल। क्या दिया है? अरे सर, यहाँ क्या है? हेनरी। क्या है? यानी कि एल की वैल्यू कितनी दी है? आर की वैल्यू कितनी दी है? 220 ओम। 220 ओम। हमसे कहा गया है, हमसे क्या कहा गया? हमसे कहा गया if the resistance and choke coil are in series। तुमसे क्या पूछा बेटा? पावर पूछा है। क्या पूछा है? अब देखो, एक क्वेश्चन जो कितना सरल है बेटा। पावर का फार्मूला क्या होता है? बोलो। IRMS BRMS, यही तो फार्मूला है, IRMS BRMS इनटू। अब सब देखो, अगर मुझसे सबसे पहले तो ये है, क्या मुझे cos फाई पता है इसमें? नहीं। क्या cos फाई पता है? नहीं। अरे सर, इसमें तो मुझे cos फाई ही पता है। और मुझसे क्या पूछा गया है कि पावर कितनी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, पावर कितनी एब्जॉर्ब होगी। देखो बेटा, तुम्हें यहाँ क्या दिया है? 220। कितना दिया है? 220। ठीक है, 220 वोल्टेज दिया है मुझे। ठीक है, और मुझे देखो एक बात समझो, अगर सर मुझे आई निकालना है, क्या निकालना है? IRMS। सर IRMS का जो फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है? अपॉन जेड। अपॉन, अगर मैं जेड की वैल्यू निकालूं, जेड बराबर क्या होगा? √ प्लस एक्सएल का। सर आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 220। अरे हाँ, 220 है सर, 220 का स्क्वायर प्लस एक्सएल को लोगे तो एक्सएल को क्या लिखोगे? ओमेगा एल। एक्सएल क्या होता है? एक्सएल होता है ओमेगा एल। सर ओमेगा को क्या कह सकता हूं मैं? 2 पाई न्यू इंटू, तो 2 पाई न्यू इंटू, और पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो √ 220 का होल स्क्वायर 2। पाई की वैल्यू कितनी है?
3.14 फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 50 हर्ट्ज, तो 50 इंटू एल कितना है 0.7 का। जब तुम इसको पूरे को सॉल्व करोगे, कर लेना 311 आएगा, कितना आएगा 311। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 311, ठीक है। अब मुझे सर क्या निकालना है cos फाई। सबसे पहले मैं IRMS लूं, तो IRMS कितना वोल्टेज है 220 और Z की वैल्यू कितनी है 311। BRMS कितना दिया है 220, कितना दिया है सर। cos फाई क्या होता है, cos फाई क्या होता है R अपॉन Z, तो R की वैल्यू कितनी है 220। और सर अगर मैं Z देखूंगा 311, ठीक है। इसको सॉल्व करके मेरा आंसर किस में आएगा वाट में। किस में आएगा, पावर किस में हो जाएगी मेरी वाट में हो जाएगी, पावर मेरी वाट में हो जाएगी, ठीक है, पावर वाट में हो जाएगी। तुम लोगों का नीट का पैटर्न चेंज हो गया है, मैंने बताया था तुम लोगों को। अब कितने क्वेश्चन आएंगे 180। जो 2020 से पहले पैटर्न था, 2020 से पहले पैटर्न क्या था कि 180 क्वेश्चन आते थे। अब तक कितना टाइम मिलता था 3 घंटा 20 मिनट। अब कितना टाइम मिलेगा 3 घंटे, ठीक है 3 घंटा टाइम मिलेगा। 45 क्वेश्चन होंगे, कोई भी तुम्हारे पास में वो नहीं होगा, कोई भी चॉइस नहीं होगी तुम लोगों के पास में, ठीक है। सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, जितने क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो जो नेक्स्ट तुम्हारा टेस्ट होगा वो तुम्हारा 180 क्वेश्चनों का होगा, ठीक है। अभी जो संडे को, जो अभी मंडे को टेस्ट हुआ है, सैटरडे को टेस्ट हुआ है, उसमें कितने क्वेश्चन थे 200 क्वेश्चन थे ना। अब जो टेस्ट होगा, अब जो तुम्हारा टेस्ट होगा वो कितने का होगा 180 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, ठीक है। 180 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसमें 45 फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में और 90 बायोलॉजी में, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वही है, नेगेटिव मार्किंग पहले भी क्या थी 1/4 और अब भी नेगेटिव क्या है 1/4, यानी कि 4 गलत है तो 1 सही खत्म, ठीक है। 4 गलत तो 1 सही खत्म, ये होती है, सही है। देखो मुझसे कहा गया है एक बेटा पावर फैक्टर पूछा गया। क्या पूछा गया क्वेश्चन में अब तुम मुझे फार्मूला बताओगे सर। सबसे पहले ये कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा R और ये क्या है L, R और R L के लिए बताओ पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है R अपॉन Z की जगह √R² प्लस XL का। मुझे बताओ सर XL बराबर क्या होता है, क्या इसमें कहीं ओमेगा दे रखा है? अगर ओमेगा नहीं दे रखा है तो क्या लगाऊंगा 2 पाई न्यू इंटू बस हमारे। तो सर 2 ऐसे ही, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट कितनी फ्रीक्वेंसी दी है बेटा 60, एल की वैल्यू 100 मिली का मतलब माइनस, तो मुझे ये किसकी वैल्यू आ गई और आर की वैल्यू कितनी दी है 200, तो आर की वैल्यू मैंने क्या लगाई सर 200, ठीक है, बटे अंडर रूट R², R कितना है 200 का स्क्वायर प्लस, और जो भी वैल्यू XL किया है वो XL स्क्वायर रख देना, तो मुझे किसकी वैल्यू आ जाएगी cos फाई, जो cos फाई ही मेरा क्या है पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर मेरा ये होता है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 200, इसकी गुणा कर लेना जो भी आएगा। एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन बहुत पड़ जाती है ना, इसमें कैलकुलेशन बहुत हो जाती है, ठीक है। हाँ, और मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, और उसके बाद में हाँ नेक्स्ट डे क्लास होगी हमारी कल, तो हम लोग बढ़ेंगे ऑप्टिक्स के ऊपर, ठीक है। बाकी सब चला जा चुका है,
ऑप्टिक्स के ऊपर बढ़ेंगे, ऑप्टिक्स के ऊपर बढ़ेंगे और ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, देन मॉडर्न।